Assalamualaikum, it's Radali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. We are starting our lesson 17, attribution error. तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो हमने कॉजल जजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है, उसमें किस तरह के एरर्स जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो जितने भी हम सब ये बताएंगे कि प्राइमरी बायसनेस क्या होती है एट्रीब्यूशन में, जिसमें हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर की बात करेंगे, एक्टर ऑब्जर्वर बाइस की बात करेंगे, फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट की बात करेंगे, सेल्फ सर्विंग एट्रीब्यूशन एरर और अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर की बात करेंगे। और हम कुछ इम्प्लीकेशंस जो कि एट्रीब्यूशन एरर्स की हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है बायसेस इन एट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कैली का एक को वेरिएशन मॉडल था। ठीक है, इस मॉडल में इसने बताया था कि किस तरह जो है वो हम लोगों को ऑब्जर्व करके जो है वो बता सकते हैं कि कौन सा एक्शन जो है वो उनका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और कौन सा जो है वो सिचुएशन की वजह से है। यानी कि उनका वो जो जो बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं उस बिहेवियर की वजह इन्वायरमेंट है या कोई सिचुएशन है। ठीक है, तो उसका ये जो कोवेरिएशन मॉडल था इसने एक्सप्लेन किया कॉजेज ऑफ बिहेवियर को। ठीक है, मगर क्योंकि हम एक नाइव साइंटिस्ट हैं, यानी कि हम लॉजिक्स के बगैर बात करते हैं, तो कुछ लोगों ने रूल्स को भी फॉलो किया और जो बिहेवियर का जो कॉज था उसको लॉजिकली भी लिया कुछ सर्कमस्टांसेस में, मगर कहीं जो है वो बाइसनेस जो है या एरर जो है वो आया। ठीक है, तो जब कंसिडरेबल रिसर्च मतलब रिसर्च की गई तो उसने ये सजेस्ट किया कि काफी जो है वो बायसनेस आती हैं जब हम कॉजल एट्रीब्यूशन बनाते हैं, यानी कि हम किसी बिहेवियर का कॉज बताते हैं। ठीक है, जब भी हम कॉजल एट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सी बाइसनेस आ जाती हैं। सबसे पहला तो ये कि एट्रीब्यूशन जो है उसमें हम किसी पर्सन को एज्यूम करते हैं कि उसके जितने भी ट्रेड्स हैं, ठीक है, यानी कि वो जो वर्ड्स जो भी वो काम कर रहा है, जैसा वो परफॉर्म कर रहा है, जैसे वो बिहेव कर रहा है, जैसे वर्ड्स वो यूज कर रहा है, वो ही उसकी ट्रेड्स उसकी पर्सनैलिटी से मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो हम कॉरेस्पॉन्डेंस बाइस लेकर आते हैं, ठीक है, ये इसलिए होती है क्योंकि लोग जो हैं वो सिचुएशन को देखते हैं। ठीक है, सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स को ओवरलुक करते हैं। ठीक है, और उनकी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्या लोग कर रहे हैं और क्या लोगों को करना चाहिए, ठीक है, वो इसकी जो अनरियलिस्टिक उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो वो लोगों के बिहेवियर के दरमियान जो ओवर जो लिंक है उसको ओवर एम्फसाइज करते हैं। ठीक है, और जो इनिशियल एट्रीब्यूशन है उसको इनएक्यूरेटली एडजस्ट करते हैं। मतलब जो हमने पहली एट्रीब्यूशन की है, इनिशियल एट्रीब्यूशन की है, वो ही अगर इनएक्यूरेटली कर ली है, ठीक है, तो जो है वो कॉग्निटिवली मतलब हमने जब पहली बार ही एट्रीब्यूशन गलत कर ली है, इनएक्यूरेटली की है, तो हम हमारा जो कॉग्निटिव जो हमारा माइंड है वो उस इनिशियल एट्रीब्यूशन पर ही रहेगा, वो कॉग्निटिवली बिजी हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो फंडामेंटल एरर्स जो है वो आ जाते हैं। और फंडामेंटल एरर में कॉरेस्पॉन्डेंस एरर की बात होती है। सबसे बड़ी बाइसनेस जो हमारी आती है वो सबसे बड़ी बाइसनेस यही होती है कि हम जो है वो लोगों को जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि जिस तरह हमने उनसे एज्यूम किया होता है हम उसी तरह उनकी पर्सनालिटी बना देते हैं। ठीक है, उसी तरह उनको एट्रीब्यूट कर देते हैं। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर जो है वो जिसे हम कॉरेस्पॉन्डेंस बाइस भी कहते हैं, ठीक है, या कॉरेस्पॉन्डेंस बाइस एरर भी कहते हैं। इसमें जो है हम बहुत ओवर एम्फसाइज करते हैं पर्सनालिटी बेस्ड एक्सप्लेनेशंस को और अंडर एम्फसाइज करते हैं जो सिचुएशंस या एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशंस होती हैं। यानी कि एक पर्सन के बिहेवियर की वजह हम सिचुएशन से ज्यादा उसके पर्सनालिटी उसकी उसकी जो पर्सनालिटी है उसको देते हैं कि जो उसकी पर्सनालिटी की वजह से वो इस तरह बिहेव कर रहा है, ना कि कुछ सिचुएशन की वजह से। ठीक है, तो ये होता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। 1940 में ईश्वर ने जो है वो एक लॉन्ग टाइम आइडिया जो है वो मेंटेन किया कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी हम लोगों के बिहेवियर को इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, तो हम इस तरह समझते हैं कि जो पर्सनल फैक्टर्स हैं,
ठीक है, उसके लाइट में हम उनके बिहेवियर्स को देखते हैं एज कंपेयर टू सिचुएशनल फैक्टर्स को। ठीक है, और हम उनको कंसीडर करते हैं कि जो उनके पर्सनल फैक्टर्स हैं वो ज्यादा फंडामेंटल सोर्स हैं, जो हमारी मतलब वही फंडामेंटल सोर्स बनते हैं पर्सनालिटी को मिसअंडरस्टैंड करने में। ठीक है, उसके बाद जो मोर देन 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद, ठीक है, रॉस ने 1977 में इस चीज को रीनेम किया। ठीक है, इस टेंडेंसी को रीनेम किया और उसने कहा कि जो टू मेक इंटरनल रादर देन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर पीपल्स बिहेवियर, लोगों के जो इंटरनल बिहेवियर्स हैं वो एक्सटर्नल बिहेवियर्स, मतलब जो इंटरनल एट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, वो ज्यादा की गई ताकि हम लोगों के बिहेवियर को समझ सकें। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जो है वो एक टीवी क्विज किया था। ठीक है, एक टीवी क्विज गेम की जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को रैंडमली असाइन किया कि कुछ जो है वो क्विज मास्टर होंगे और कुछ जो है वो कंटेस्टेंट होंगे। तो जो क्विज मास्टर्स हैं उनको 10 जो है वो क्वेश्चंस दिए। ठीक है, और वो वैसे ही क्वेश्चन जो हैं वो कंटेस्टेंट्स को भी दिए गए। तो रिजल्ट्स ने ये शो किया कि जो ऑब्जर्वर्स हैं और जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने ज्यादा रेट किया क्विज मास्टर को कि वो ज्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है, जबकि हमने रैंडम सिलेक्शन की थी कि कोई भी कंटेस्टेंट और कोई भी क्विज मास्टर हो सकता है और वो सेम स्टूडेंट्स थे। हमें कौन सी एक्सप्लेनेशंस मिलती हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर की? तो जो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है वो इसलिए भी होता है क्योंकि हम डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन कर देते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन और फंडामेंटल एट्रीब्यूशन में क्या फर्क है? तो डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूट ये होता है कि हम जो है वो कहते हैं कि किसी का जो बिहेवियर है उसकी वजह उसकी इंटरनल चीजें हैं, ना कि कोई आउटसाइड या कोई सिचुएशन है। ठीक है, और जो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये हम दूसरों के बिहेवियर को देखकर कहते हैं कि जो वो बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी किसी इंटरनल चीज की वजह से है और उस इंटरनल चीज को वो उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, और जो है वो कहते हैं कि वो उनकी पर्सनालिटी ही इस तरह की है। ठीक है, तो ये होती है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। तो जो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हम ऑटोमेटिकली डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन कर देते हैं कि एक पर्सन जो है वो अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग, अपने मोटिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो बिहेव कर रहा है। इंटरनली उसकी ट्रेट ही ऐसी है, वो इंस्टिंक्चुअली या बाय बर्थ या इनहेरिट ही उसने इस तरह किया है। ठीक है, तो ये जो है वो हम डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली कर देते हैं। और फिर हम डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन करते हैं तो बाद में सिर्फ हम जब हमने बाद में करना होता है ना, बाद में हमने देखनी होती है चीजें, तो बाद में फिर हम सिचुएशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। मतलब पहले तो हम डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन कर लेते हैं कि उसने जिस तरह बिहेव किया है वो उसकी इंटरनल कोई वजह है जिसकी वजह से उसने इस तरह बिहेव किया है। बाद में हम ये कहते हैं कि वो सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो प्रेडिक्टेबिलिटी नीड होती है, ठीक है, मतलब अब हम क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर की एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, तो ये हम किस लिए करते हैं कि हमने उसके बाद जो है वो सिचुएशनल इंफॉर्मेशन जो है वो इस चीज को डिस्काउंट कर देती है। उसके बाद हमारी प्रिडिक्टेबिलिटी की नीड होती है, यानी कि हमारे अंदर जब हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर मतलब डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारे अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम एक्यूरेटली बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस वजह से हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कर जाते हैं। उसके बाद परसेप्चुअल सेलियंस आ जाता है। परसेप्चुअल सेलियंस ये होता है कि हमने जिस चीज को देखा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को देखा है तो उस स्टिमुलाई को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं एज कंपेयर के बाकी स्टिमुलस भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जिस पर्सन को हमने ऑब्जर्व किया है उसको हमने उसके जो कुछ एस्पेक्ट्स थे, ठीक है, उनको हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और इसलिए जो इंटरनल एट्रीब्यूशन है वो ज्यादा सेसिबल हो गई हमारे लिए। ठीक है,
इसी चीज को देखने के लिए टेलर और फिस्क ने 1975 में इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। उन्होंने जो है वो सीट्स 6 लोग थे और उनकी जो सीट्स हैं उनको बार बार चेंज किया। ठीक है। जो दो एक्टर्स को देख रहे थे और वो एक्टर्स जो है वो 5 मिनट की कन्वर्सेशन में कन्वर्सेशन कर रहे थे। ठीक है। तो ऑब्जर्वर्स ने जो भी बैठे हुए थे वो एक्टर ए और बी या कभी जो है वो दोनों को फेस कर रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ा कन्वर्सेशन के दौरान, तो जो रिजल्ट्स है उन्होंने ये शो किया कि जो भी एक्टर था जो जिसको परसीव किया गया, मतलब जो भी एक्टर जिस भी पर्सन के सामने था, ठीक है, उसने उसी को सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो कंसीडर किया। के बाद कल्चरल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। ठीक है। यानी कि जो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है वो ज्यादा कॉमन होता है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में एज कंपेयर टू कलेक्टिविस्टिक। कलेक्टिविस्टिक में जो है वो सोशल लर्निंग होती है, तो वो कंट्रीब्यूट इसलिए वो कंट्रीब्यूट करती है इस इफेक्ट में। उसके बाद जो हम नॉन वेस्टर्न कल्चर्स हैं उस वो ज्यादातर सिचुएशनल और कंटेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। और कुछ कल्चर्स जो हैं वो इस तरह रिजिडली इंडिपेंडेंट और कलेक्टिविस्टिक स्टाइल्स जो हैं वो लोगों के अंदर क्रिएट कर देते हैं कि उन वो सिचुएशनल फैक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और सिचुएशनल फैक्टर्स ही उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्टर ऑब्जर्वर बाइस। अब एक्टर ऑब्जर्वर बाइस इस तरह होती है कि लोग जो है वो एट्रीब्यूट करते हैं अपने बिहेवियर को कि उनके बिहेवियर का कॉज जो है वो कोई एक्सटर्नल कॉज है, बट जो दूसरे लोग देख रहे होते हैं वो बिहेवियर का कॉज इंटरनल समझते हैं। ठीक है। तो जो एक्टर्स हैं वो सिचुएशन को सिचुएशन की इंपॉर्टेंस को ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। और एक्टर्स जो हैं वो यानी कि एक्टर्स जो हैं वो सिचुएशन को देखते हैं और ऑब्जर्वर्स जो हैं वो एक्टर्स को देखते हैं। तो जो बाइसनेस है वो ये सजेस्ट करती है कि ऑब्जर्वर जो है वो ज्यादा ओवर एस्टिमेट करता है एक्टर्स की डिस्पोजिशंस, यानी कि एक्टर के जो इंटरनल है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं और उस जो एक्टर्स के बिहेवियर होते हैं उसका कॉज इंटरनल समझते हैं। ठीक है। अब इससे डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक्टर्स के पास तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। एक्टर्स जो है वो सिचुएशन को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है। और अपने बिहेवियर्स को उस बेसिस पर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। बट एक्टर सिचुएशन को देखते हैं। सिमिलरली ऑब्जर्वर्स जो है वो एक्टर्स को देखते हैं, वो उनकी इंटरनल कॉज समझते हैं। ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉम्स स्टसी ने 1973 में जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट दिया। अब स्ट्रॉम्स और स्टसी ने जो कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि उन्होंने दो पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, दो दो पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्वर बनाया और दो को कन्वर्सेशनल एक्टर्स बनाया। तो ऑब्जर्वर्स ने फोकस किया, ऑब्जर्वर्स ने ज्यादा अटेंशन दी उन एक्टर्स को। ठीक है। उन्होंने उसी उन्हीं पर जो है वो अटेंशन फोकस की। और जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने डिस्पोजिशनल फैक्टर्स पर एम्फसाइज किया जब उन्होंने एक्टर्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, जबकि एक्टर्स ने एम्फसाइज किया सिचुएशनल फैक्टर्स पर। ठीक है। तो अब इसमें परसेप्चुअल सेलियंस क्या हुआ कि एक्टर्स जो हैं उनकी अटेंशन एक्सटर्नल की तरफ है और ऑब्जर्वर की अटेंशन एक्टर के ऊपर है, यानी कि इंटरनल की तरफ है। तो जो एक्टर ऑब्जर्वर बाइस है वो रिवर्स्ड हो जाती है। ठीक है। एक्टर ऑब्जर्वर बाइस रिवर्स हो जाती है कि जब पार्टिसिपेंट्स को एक वीडियो टेप दिखाई गई उनके ऑपोजिट पर्सपेक्टिव की, इससे पहले कि वो एट्रीब्यूशन करें, तो फिर एक्टर्स को जब उन्होंने एक्टर्स ने खुद को देखा तो उन्होंने अपने बारे में इंटरनल एट्रीब्यूशन बना दी। ठीक है। तो इस तरह जो एक्टर ऑब्जर्वर बाइस है वो रिवर्स होगा। नेक्स्ट है फॉल कंसेंसस इफेक्ट। फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट ये होता है कि हम जब भी एट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, तो जो एट्रीब्यूटर्स हैं उनके वो जो है वो लेस डिस्पोजिशनल इन्फ्लुएंसेस करते हैं। यानी कि जब भी हम अपने अपने बिहेवियर को खुद जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम डिस्पोजिशनल इन्फ्लुएंसेस कम करते हैं। ठीक है।
एज कंपेयर टू किसी और पर्सन के बिहेवियर को जब हम एक्सप्लेन करें। सॉरी, क्योंकि हमारे जो अपने बिहेवियर्स होते हैं वो जो है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, विजुअली इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, मतलब जितनी हमारी चॉइसेस होती हैं। क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि हमारी जो चॉइसेस हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो लोग जो है जो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उनसे जैसे वो हमें देख रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी अपनी चॉइस। ठीक है, लोग जिस तरह हमें देख रहे हैं, जो भी वो समझते हैं, उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी खुद की चॉइस। ठीक है, तो जो फॉल्स कंसेंसस होता है वो तब होता है क्योंकि हम अपने बिहेवियर्स को इजीली इमेजिन कर सकते हैं। तो हमारे लिए हम जो है वो इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं ओवर ऑन काइंड। ठीक है, इसके साथ मतलब हम खुद के साथ ज्यादा इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम खुद के बिहेवियर्स को ज्यादा इजीली इमेजिन कर सकते हैं। और यही हम इससे हम जो है वो खुद को अच्छा फील कराते हैं, हम अपने बारे में, खुद के बारे में हम अच्छा फील कराते हैं। और हाँ, इसीलिए हम अपनी चॉइसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो व्हाई डू वी टेंड टू सी ओवर ऑन बिहेवियर्स एंड ओपिनियन एज टिपिकल? तो क्यों हम अपने बिहेवियर्स को जो है और ओपिनियंस को इस तरह टिपिकली जो है वो लेते हैं और देखते हैं? तो इनकी क्या रीजंस हैं? अब हम अपने बिहेवियर्स को क्यों जो है वो इतना टिपिकल लेते हैं और देखते हैं? तो वो इसलिए कि हम अपने आप को अच्छा और नॉर्मल जो है दिखाने के लिए, या अपने आप को अच्छा और नॉर्मल देखने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, हम अपने आप को नॉर्मल देखते हैं और उसके लिए हम मोटिवेटेड होते हैं। हमारे जो खुद के ओपिनियंस होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा असेसेबल होते हैं, इजीली हम उनको असेस कर सकते हैं। और हम ये नहीं समझ पाते कि जो चॉइसेस हैं, यानी कि जो दूसरे लोग हैं उनकी डिफरेंट परसेप्शंस होंगी हमसे। तो जो हमारी चॉइसेस हैं वो सिर्फ हमारी अंदर की बातें हमें रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, दूसरों की परसेप्शंस उससे डिफरेंट होती हैं। और हाँ, ये बात हम रियलाइज नहीं करते और हम जो है वो बाइस्ड होते हैं। ठीक है, अपने एज कंपेयर टू अदर्स हम जो है वो ज्यादा बाइस्ड होते हैं। उसके बाद आ जाता है सेल्फ सर्विंग एट्रीब्यूशन बाइस। हम जो है वो कोल्डली रैशनल इंफॉर्मेशनल प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कोल्डली जो है वो प्रोसेस करते हैं। यानी कि हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस के जो रिजल्ट्स होते हैं, अगर वो सक्सेस है, ठीक है, यानी कि अगर हमें सक्सेस मिली है तो उसका क्रेडिट हम खुद को देते हैं। और अगर हमें हमें फेलियर हुआ है तो हम उसका ब्लेम जो है वो दूसरों पर डालते हैं। तो जो सेल्फ सर्विंग बाइसनेस है, उसमें हम इस तरह करते हैं कि हम अपने बिहेवियर को हम ये एट्रीब्यूट करते हैं कि हमारी जो सक्सेस है वो किसी इंटरनल स्टेबल फैक्टर की वजह से है, और हमारा जो फेलियर है वो एक्सटर्नल अनस्टेबल फैक्टर की वजह से है। यानी कि हम क्रेडिट लेते हैं डिजायरेबल आउटकम्स की अनरियलिस्टिकली होकर, और ऑप्टिमिज्म, अपने लाइफ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में ऑप्टिमिज्म शो करते हैं। ठीक है, यानी कि हम इंटरनल एट्रीब्यूशन बनाते हैं सक्सेस के लिए और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन करते हैं फेलियर के लिए। ठीक है, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशंस क्या है कि क्यों होती है? तो एक तो हम मोटिवेशनल होते हैं, हम इंटरनली एट्रीब्यूट करते हैं सक्सेस को और एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करते हैं फेलियर को, ताकि हम अपनी सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट कर सकें। और हम जो है वो ज्यादातर चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे तरीके से करना, जो कि लॉजिकल, मतलब हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे से जो है वो चीजें करें। ठीक है, अच्छे से परफॉर्म करें। तो ये चीज लॉजिकल बनाती है कि हम जो है वो अब फेलियर की जो एट्रीब्यूशन है वो एक्सटर्नल सोर्सेज को करते हैं। उसके बाद जो अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर है, हम ग्रुप्स की जो सक्सेस होती है उसको एक अपने ग्रुप की जो सक्सेस होती है उसको इंटरनल फैक्टर्स का नाम देते हैं, और जो दूसरे ग्रुप्स की सक्सेस होती है उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स का नाम देते हैं। अब हमारी जो जजमेंट्स की एक्यूरेसी है वो, हमारे जजमेंट्स या तो एक्यूरेट हो सकते हैं और इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं। तो हम एक्यूरेट होते हैं
और हम यानी कि हम खुद को एक्यूरेट एज्यूम करते हैं एक्सटर्नल विजिबल एट्रीब्यूट्स के लिए, बट जो हमारी फीलिंग्स और हमारी इंटरनल स्टेट्स होती हैं उनके बारे में हम लेस एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें, ठीक है, तो जो कॉजल एट्रीब्यूशन मतलब जितनी भी बाइसनेस है कॉजल एट्रीब्यूशन की, ठीक है, तो उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। ठीक है, जिससे लोगों की सक्सेस और फेलियर को हम एट्रीब्यूट करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको ब्लेम करते हैं। जैसे कि जो एट्रीब्यूशन हम सक्सेस और फेलियर के करते हैं, तो लोग जो कि एट्रीब्यूट करते हैं अपनी सक्सेस को अपने इंटरनल कॉजेस के लिए और फेलियर को अपने एक्सटर्नल कॉजेस से एट्रीब्यूट करते हैं, तो उनकी जो उनकी ज्यादा सेल्फ स्टीम होती है एज कंपेयर टू वो लोग जो इससे ऑपोजिट एट्रीब्यूट करते हैं। अब वो लोग जो कि सक्सेस को एक स्टेबल कॉज समझते हैं और फेलियर को अनस्टेबल कॉज, वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उनकी ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है फ्यूचर के लिए। वो लोग जो कि दूसरे पर्सन की सफरिंग को अनकंट्रोलेबल कॉज कहते हैं, वो उनके अंदर ज्यादा पिटी होती है, उनके अंदर एंगर कम होता है, और दूसरों को हेल्प करने की जो अर्ज है, यानी कि जो चाहत है दूसरों को हेल्प करने की, वो कम होती है एज कंपेयर टू वो लोग जो कि लोगों की सफरिंग को कंट्रोलेबल कॉज का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूशन की बात करें, तो वो लोग जो कि पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम्स को रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन है, तो हम कहते हैं कि वो हमारे अंदर ज्यादा जो है वो नेगेटिव रिएक्शंस पैदा करती है एज कंपेयर टू सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। डिजास्टर विक्टिम्स के लिए और जितने भी एक्सीडेंट्स हैं उनके लिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, और जो प्रोस्पेक्टिव ज्यूरर्स हैं, ठीक है, वो भी एट्रीब्यूशन बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सजाएं देते हैं। ठीक है, यानी कि मर्डर के लिए कुछ जगहों पर कल्चर पर भी डिपेंड करता है कि विक्टिम के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस पर उन्हें सजाएं दी जाती हैं। यानी कि जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स हैं उनमें डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन की तरफ जो है वो बाइसनेस कम है। ठीक है, मतलब जिसने मर्डर किया है उसको वो कहते हैं कि उसके अंदर जो डिस्पोजिशनल या जो इंटरनल हम कहते हैं एट्रीब्यूशन, वो उसको कम लेते हैं एज कंपेयर टू के जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में मर्डर जो करता है, ठीक है, उसको डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है कि उसने इंटरनल किसी कॉज की वजह से ये बिहेव किया है, बट कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।